पुराने टाइम में लोग किसी इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके रिश्तों से करते थे। लोग पूछते थे ये किसका बेटा है, जैसे कि आजकल गांव देहात में पूछा जाता है। किनशिप का मतलब होता है खून के रिश्ते। यही बात तय करती थी कि उसे कितनी इज्जत मिलेगी, कौन राजा बनेगा और किसकी शादी किससे होगी। इस पूरे सिस्टम को किनशिप सिस्टम कहा जाता है। अक्सर परिवार का नाम और पावर पिता की तरफ से चलता था, जिसे पैट्रिलिनी कहते हैं। बेटों को पिता की प्रॉपर्टी, नाम और पोजीशन मिलती थी। लड़कियों को शादी में मिला सामान यानी स्त्रीधन दिया जाता था, लेकिन उन्हें जमीन या सत्ता का अधिकार नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि स्त्रीधन पर भी ज्यादातर कंट्रोल पति का ही होता था। राजा बनने को लेकर माना जाता था कि सिर्फ क्षत्रिय कास्ट के लोग ही राजा बन सकते हैं, लेकिन असल में वही राजा बनता था जिसके पास आर्मी, लोग और पब्लिक सपोर्ट होता था। जैसे मौर्य वंश के शासक क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारत पर राज किया। हर इंसान का एक गोत्र होता था। गोत्र का मतलब होता है पूर्वजों की फैमिली लाइन। जैसे हम कहते हैं हम फलाने वंश के हैं, वैसे ही पुराने टाइम में लोग कहते थे हम फलाने गोत्र के हैं। और एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती थी, जिसे एक्सोगैमी कहा जाता था। साउथ इंडिया में कुछ लोग अपने कजिन से भी शादी करते थे, जिसे एंडोगैमी कहा जाता है। जब लड़की की शादी होती थी तो उसे पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। सातवाहन शासकों ने अपने ही गोत्र में शादी की, जो ब्राह्मण नियमों के खिलाफ था। इन शासकों के नाम में माँ का नाम भी जोड़ा जाता था, जिसे मेट्रोनिमिक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर गौतमी पुत्र यानी गौतमी नाम की महिला का बेटा। महाभारत एक बहुत पुरानी फैमिली स्टोरी है, जिसमें पांडव और कौरव, जो एक ही परिवार से थे, राजगद्दी के लिए भिड़ते हैं। पांचों पांडवों की एक ही वाइफ थी, द्रौपदी। एक बार युधिष्ठिर ने डाइस गेम को जुए के तौर पर खेला और अपना राज्य, भाई और द्रौपदी तक को हार गया। जब द्रौपदी को सभा में बुलाया गया तो उसने पूछा, जो खुद को हार चुका है क्या वो अपनी बीवी को भी हार सकता है? लेकिन उस समय औरतों के पास कोई राइट्स नहीं थे, इसलिए कोई जवाब नहीं मिला। द्रौपदी की शादी पांचों पांडवों से हुई थी, जिसे पॉलीएंड्री कहा जाता है। एक एक्सप्लेनेशन यह था कि पांडवों की मां कुंती ने गलती से कह दिया कि जो मिला है सब मिलकर बांट लो, इसलिए सबने द्रौपदी को आपस में बांट ली। और दूसरा कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में 5 पतियों की इच्छा की थी। भीम की शादी हिडिंबा से हुई थी, जो एक राक्षसी थी। इससे दिखता है कि कुछ रिश्ते समाज के रूल से बाहर भी बनते थे। एकलव्य की कहानी भी महाभारत में आती है। वह एक आदिवासी लड़का था जो आर्चर बनना चाहता था। द्रोणाचार्य ने उसे सिखाने से मना कर दिया क्योंकि वो लोअर कास्ट से था। उसने खुद से प्रैक्टिस की और बहुत अच्छा आर्चर बन गया। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला तो उन्होंने उसका अंगूठा ही मांग लिया ताकि वह अर्जुन से आगे न निकल जाए। महाभारत धीरे धीरे बनी। पहले सूत कहानी सुनाने वाले लोगों ने इसे सुनाया, फिर ब्राह्मणों ने इसे लिखा और बाद में इसमें कृष्ण और विष्णु की कथाएं जोड़ी गई। वीएस सुखथंकर ने 47 साल की मेहनत से अलग अलग इलाकों की पांडुलिपियों को मिलाकर इसका क्रिटिकल एडिशन तैयार किया। इससे यह समझ में आता है कि महाभारत की कहानियां समय और जगह के साथ बदलती रही हैं। महाभारत में हस्तिनापुर को समुद्र जितना विशाल, ऊंचे महलों और गेट्स वाला भव्य शहर बताया गया है। बीट बी लाल की खुदाई में वहां से मिट्टी की ईंटों के घर, पक्की नालियां और बाढ़ के निशान मिले, जिससे ये साबित होता है कि कहानी में दिखाए गए बदलावों का कुछ न कुछ आधार जरूर है। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें 2 हिस्से होते हैं, नैरेटिव यानी स्टोरी और डिडैक्टिक यानी नैतिक शिक्षा देने वाला हिस्सा, जैसे भगवत गीता। इसे इतिहास, इतिहासा कहा जाता है, यानी ऐसा हुआ था लेकिन ये सच में हुआ या नहीं इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को फैलाने के लिए 3 तरीके अपनाए। पहला, ये कहा कि वर्ण भगवान ने बनाए हैं, जैसे पुरुष सूक्त में। दूसरा, राजाओं को सलाह दी कि वे इन नियमों को लागू करें। और तीसरा, लोगों को ये मानने के लिए तैयार किया कि उनकी जाति जन्म से तय है और वो उसे बदल नहीं सकते। मनुस्मृति के मुताबिक पुरुष 7 तरीकों से प्रॉपर्टी ले सकते थे, मेहनत, दान, विरासत, व्यापार, उपहार, युद्ध में जीत और वेतन। महिलाएं 6 तरीकों से ले सकती थीं, शादी में मिला सामान, पति से मिला तोहफा, भाई का दान, पिता का उपहार, बेटों से मिला हिस्सा और शादी की चीजें। लेकिन इनके ऊपर भी पति का कंट्रोल रहता था। बौद्ध धर्म कहता था कि इंसान का दर्जा उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से तय होता है। सुत्त पिटक में अवंतीपुत्र और कच्छना की बातचीत में यही बात समझाई गई है। मातंग जातक की कहानी में एक चांडाल लड़का एक ब्राह्मण लड़की से शादी करना चाहता है। समाज उसे रोकता है, लेकिन वह अपनी भक्ति और सच्चाई से सबका मन जीत लेता है। इससे समझ आता है कि कर्म सबसे बड़ी चीज है। चांडालों को अछूत माना जाता था, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और रात में शहर में घुसने की इजाजत नहीं थी। कुंती ओ निषादी नाम की कहानी में दिखाया गया है कि कुंती एक निषाद औरत और उसके बेटों को लकड़ी के घर में जलने देती है। इससे जाति व्यवस्था का भेदभाव सामने आता है। महाभारत में निषाद और म्लेच्छ जैसे लोगों का भी जिक्र है, जो ब्राह्मणों के नियमों को नहीं मानते थे और समाज के बाहर माने जाते थे। तमिल संगम साहित्य में उदारता यानी जेनरोसिटी को बहुत अहमियत दी गई थी, जैसे बाढ़ में मदद करना, कवियों को खुले दिल से दान देना। पुराने टाइम में जो लोग किसी एक काम में माहिर होते थे, जैसे बुनकर, लोहार, सुनार, वो मिलकर एक ग्रुप बनाते थे जिसे गिल्ड कहा जाता था। मंदसौर के सिल्क बुनकरों ने मिलकर एक मंदिर बनवाया और उसमें अपना नाम भी खुदवाया। इससे पता चलता है कि मेहनत और एकता से लोग अपनी सामर्थ्य
सामाजिक स्थिति सुधार सकते थे। इसे सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। चैप्टर में प्रभवती गुप्ता का भी जिक्र है, जो वाकाटक वंश की रानी थी और उन्होंने सत्ता संभाली थी। इससे ये पता चलता है कि कभी कभी औरतें भी शासन तक पहुंच पाती थीं, भले ही ऐसे मौके बहुत कम होते थे।